जय श्री महाकाल। 9, 10th, 11, 12th कक्षाओं के मैंने सारे वीडियो जो है प्लेलिस्टें बना बना कर अपलोड कर रखे हैं, आपको देखने में सुविधाजनक रहे इसलिए आप उनको जरूर देखिए। आपको बहुत ही सरल लगेंगे क्योंकि मैंने सारे वीडियो जो है एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड विधियों से बनाए गए हैं और बहुत सरल सरल विधियों का प्रयोग किया गया है और आपको उनमें जो है देखने में बहुत सरल भी लगेंगे और सुविधाजनक भी लगेंगे। प्ले लिस्टें बना बना कर भी डाल रखे हैं मैंने और पेपर भी डाल रखे हैं जो वार्षिक परीक्षा में 2023-24 और 25 में हुए पिछली परीक्षाओं में, उनको भी मैंने अपलोड कर रखा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उनको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करें, उनको बताया भी है और सारे पेपर भी हल करें और वीडियो को अच्छे से देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे और हर एक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अपन अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे थे। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला आपके लिए, क्योंकि ये जो है आपके जो है 2023-24 और 25 के पेपरों में से जो है निकाल के बनाया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप जो है ये भी देख सकते हो कि किस प्रकार से पेपर आ सकता है। आपके जो है अभी प्री बोर्ड आएगा, फिर बोर्ड भी आ जाएगा। तो देखो 9वां प्रश्न तक अपन देख चुके थे, इससे आगे देखते थे कि 9वें प्रश्न से आगे अपन जो है 9वें प्रश्न से आगे अपन जो है देखते हैं। देखो 10वां प्रश्न है आपके बिंदु 4, 6 और 6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है देखो, क्या आपके प्रश्न क्रमांक 10 है। बिंदु P दिया इसने 4,6 और Q दिया इसने 6,8 के बीच की दूरी पूछी उसने। तो देखो अपन अपने को पूछा है इसने P तो दिया इसने 4,6 तथा Q 6,8 के बीच की दूरी उसने पूछी है। 4,6 तथा Q 6,8 के बीच की दूरी पूछ रहा है, वो बीच की दूरी। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके जो है फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। देखो आपके ये वाला जो बिंदु है ये x1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु आपके y1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु आपके x2 हो जाएगा, दूसरा वाला बिंदु y2 हो जाएगा। तो देखो अपने को केवल यहां पर क्या करना है, वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएंगे। देखो x2 माइनस x1 करना है आपको, x2 माइनस x1। आप चाहो तो x1 माइनस x2 करोगे तो भी मान वही आएगा, आपके चेंज नहीं होने वाला है, आप ये ध्यान रखिए। तो देखो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4 हो जाएगा, आपके क्या आएगा 6 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। देखो यहाँ पर y2 माइनस y1 होगा यानी कि 8 माइनस 6 हो जाएगा, आपके क्या होगा 8 माइनस 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट है, अंडर रूट अपन ने ऐसे लगाया। 6 में से 4 घटेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ भी देखो आपके 8 में से 6 घटेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ भी आपके क्या आएगा 4 और ये अंडर रूट है। 4 और 4 देखो कितना हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। और देखो 8 के अगर गुणनखंड करेंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो एक युग्म 2 का है, इसमें से एक 2 का वर्गमूल निकाल लेंगे, एक 2 अंदर बचेगा यानी कि इसका मान क्या आएगा आपके 2 अंडर रूट 2 मात्रक या इकाई लिख सकते हैं अपन, मात्रक या इकाई। क्या आ जाएगा आपके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दूरी 2 अंडर रूट 2 मात्रक होगी। आप चाहो तो इसको इकाई भी लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 इकाई या 2 अंडर रूट 2 मात्रक। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10वें का अथवा वाला। आपके 10वें का अथवा वाला सवाल है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सारे 2023-24 और 25 के पेपरों में से बनाए गए हैं, आपको जरूर हल करने और याद भी रखने वार्षिक की परीक्षा की दृष्टि से। देखो यहाँ पर भी पुनः ये का यही सवाल है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इसने पूछी है, ए का मान भी दिया है। 10वें का अथवा प्रश्न है ये, आपके 10वें का अथवा वाला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10 है आपके।
इसका अथवा वाला प्रश्न है ये। क्या कह रहा है, बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए हैं -2,8 और बी के निर्देशांक दिए इसने देखो -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ऐसा कह रहा है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है इसका। बिंदु ए -2,8 और बी -6, -4 का मध्य बिंदु निकालना है अपने को। मध्य बिंदु P निकालना है अपने को। मान लो P का निर्देशांक x, y, ये अपन ने मध्य बिंदु P x, y, अपने को x, y के निर्देशांक निकालना है। इन दोनों के मध्य का बिंदु है, इन दोनों के मध्य का बिंदु है। मान लो ये A है आपके और ये B है। ये A के निर्देशांक इसने दे दिए देखो -2,8 और B के निर्देशांक ये वाला B है और इसके निर्देशांक दिए हैं -6,4 और इन दोनों के बीच में आपके ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x, y पूछे हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक पूछे उसने x, y। तो देखो अगर मध्य में है, उसने क्या कहा है, मध्य में कही है। ठीक है, रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु अपन ने ये माना, इस रेखाखंड का ये क्या है, आपके मध्य बिंदु है। और देखो मध्य बिंदु मध्य में होता है और मध्य बिंदु के निर्देशांक का तो ये सूत्र होता है। देखो आपके x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2। ये x निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक के लिए क्या आएगा, y1 प्लस y2/2। इन दोनों फार्मूलों से आपके बहुत ही सरल तरीके से ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, ये इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के निर्देशांक के सूत्र है। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु का। तो चलो इस सूत्र से निकाल लेते। देखो इसका, क्योंकि अपन ने x माना है तो ये x लिख दिया अपन ने। देखो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है बगल वाले को और 2 का भाग लगाना है। यह आपके क्या होता है, x1 y1 और ये होता है आपके x2 y2। तो क्या करना है, देखो x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, इनकी दोनों बगल वाले को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे बीच वाला आ जाएगा। तो दोनों बगल वाले देखो x निर्देशांक -2 और -6 है, तो -2 में -6 को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो देखो -6 -2 -8 हो रहा है। ये कितना हो गया आपके, -8 हो गया। इसमें 2 का भाग लगाओगे तो ये ऋण तो ऐसे लगा, 2 चौक 8, तो आपके x निर्देशांक आ गया -4। वैसे आप y निर्देशांक निकालोगे तो y1 प्लस y2/2, यानी कि दोनों को देखो यहाँ पर ये y1 प्लस y2/2 करना है, यानी कि दोनों बगल वाले को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। तो दोनों बगल वाले क्या है, 8 है और -4 है। देखो कितना है, 8 है और -4 है, इन दोनों को जोड़ना है। यानी कि अपने को 8 में -4 को जोड़ना है और 2 का भाग लगाएंगे। और जोड़ने की तो कह रहे हैं, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो 8 में से 4 घटेंगे, देखो 4 बच रहा है, 4/2 यानी कि 2 दूनी 4। आपके कितना आया इस बिंदु के निर्देशांक, 2 आ गया। देखो ये इस मध्य y निर्देशांक 2 आ रहा है, x निर्देशांक -4। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक के आगे आपके -4,2 होंगे। अतः रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं, -4,2 होंगे। मध्य बिंदु अपन ने P माना था, तो P के निर्देशांक आ गया आपके -4,2 होंगे। ये आपके 10वें का अथवा वाला प्रश्न था। अब देखो अपन 11वां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है आपके। देखो आपके जो है 11वां प्रश्न ये है, ये है आपके 11वां। ये आकृति इसमें दी गई है। आपकी आकृति में tan P माइनस कोट R का मान जो है पूछ रहा है। tan P माइनस कोट R का मान जो है इसमें पूछा है इसने। tan P माइनस कोट R का मान देखो, ये PQR दिया है इसमें, इसका मान 12 है, इसका 13 है। ठीक है, PQR जो है दे रखा है। ये आपके 11वां प्रश्न है इसका। देखो 11वां प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपके। क्या पूछ रहा हो, tan P माइनस कोट R का मान पूछ रहा है आपके। tan P माइनस कोट R का मान पूछा है उसने। और देखो आपके इसने त्रिभुज दिया है, देखो समकोण त्रिभुज इसने दिया है अपने को।
इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज इसने दिया है, पी क्यू आर नाम दिया इसने, पी क्यू और आर। इसका मान 12 सेंटीमीटर लिख रखा है इसने आकृति में ही, और इसका मान 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और टेन पी माइनस कोट आर का मान जो इसने, टेन पी माइनस कोट आर का मान जो इसने पूछा है। चलो देखो टेन पी और कोट आर का मान, देखो टेन तो ये इसमें पी है और कोट क्या है आपके आर है, ध्यान रखना है। टेन पी माइनस कोट आर का मान इसने पूछा है। तो देखो अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो ये 5 होगा और ये 12 होगा, तभी तो ये 13 आएगा। 5 12 13, क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा आपके। वैसे भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि देखो इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है, उसने दिया है ये आकृति में इस प्रकार से साइन बना रखा है उसने। तो इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, ये सॉरी ये आधार निकाल लेंगे। तो देखो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और कर्ण तो क्या है आपके पी आर, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कभी नहीं बदलती है, ध्यान रखना। तो कर्ण तो क्या हो गया आपके पी आर, तो पी आर का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि एक तो पी क्यू है और एक क्यू आर है। एक कौन सी है आपके पी क्यू का वर्ग हो जाएगा, और एक और कौन सी है आपके क्यू आर, इसका वर्ग हो जाएगा। और देखो पी आर का मान इसने 13 दे रखा है, 13 का वर्ग हो जाएगा। और देखो पी क्यू का मान इसने 12 दे रखा है, यहाँ 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस अपन क्यू आर का मान निकाल लेंगे। देखो ये 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 होता है आपके, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का रहेगा, इधर आएगा माइनस का रहेगा, नहीं इसमें से घट जाएगा, तो आपकी कितना बचेगा, देखो 25। यहां पर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144, इसमें से घटेगा 25 बच जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या रहेगा, क्यू आर का वर्ग रहेगा, तो ये वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल आ जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। देखो आप इसका मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अपन पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि 5 12 और 13 पाइथागोरस त्रिक है ये। चलो अच्छी बात है, ये आपके 5 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन टेन पी और कोट आर का मान पूछा इसने, तो देखो टेन और कोट दोनों एक दूसरे के आपके उल्टे होते हैं। देखो टेन पी, टेन होता है आपके लंब बटे आधार, और कोट होता है आपके, कोट आर है, कोई लेना देना नहीं है उससे, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, कोट होता है आधार बटे लंब। टेन और कोट दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो चलो इसका मान निकालना है अपने को, टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालना है। चलो टेन पी, ध्यान रखना ये लंब इसके सामने का रहेगा, दोनों में आर है तो आर के सामने का लंब रहेगा। बचा जो आधार, कर्ण तो देखो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने का कर्ण फिक्स है, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। ठीक है, आप जो कोण लोगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में उसके सामने का लंब रहेगा। तो देखो टेन पी में पी के सामने का लंब रहेगा, देखो पी के सामने का लंब रहेगा, यानी कि 5 आ गया। देखो आपके पी के सामने तो क्या आ रहा है आपके 5, ये 5 लिख दिया अपन ने। और बचा जो आधार रहेगा, तो ये तो कर्ण फिक्स है, तो पी के सामने का ये तो लंब हो गया, ये आपके 12 आधार हो गया, माइनस। अब देखो कोट आर ले रहे हैं, तो इसमें आर के सामने का लंब रहेगा, तो देखो ये आर कोण तो ये है, इसके सामने का लंब है, तो ये 12 हो जाएगा आपके। ये क्या हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा, सॉरी देखो 12 नीचे आ रहा है ना, लंब नीचे है आपके। देखो आपके आर के सामने का लंब रहेगा और लंब कहाँ है, नीचे है, और आर के सामने तो 12 है, तो 12 कहाँ आएगा आपके, नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया देखो आपको, यहां देखो पी के सामने का लंब रहेगा, लंब ऊपर था यहाँ पर, यहाँ पी के सामने का लंब रहेगा लेकिन लंब ऊपर था, क्योंकि टेन होता है लंब बटे आधार, कोट इसका उल्टा है आधार बटे लंब। तो देखो पी के सामने का लंब, और ये देखो पी था इसके सामने का लंब, यानी कि 5 लिख दिया ये अपन ने। और ये कर्ण फिक्स से बचा जो आधार, ये आधार 12 हो गया, ये माइनस कोट में आर आ रहा है, तो देखो आर के सामने का लंब हो जाएगा, आर के सामने तो आपके 12 है, लेकिन लंब का भाग लग रहा है, तो यहां भी 12 का भाग लग जाएगा। बचा जो आधार,
यानी कि इसमें आधार देखो, ये r के सामने का लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया आपके 5, तो दोनों इक्वल है, तो देखो बराबर में से बराबर घटेगा, 0 हो जाएगा, तो आपके tan p माइनस कोट r का मान आ जाएगा 0। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आपके 11वां प्रश्न था इसका। देखो अब अपन जो है इसका अथवा वाला देखते हैं। देखिए इसके अथवा वाला बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये आपके इसके अथवा वाला प्रश्न है। देखो बहुत ही सरल सा प्रश्न है आपके इसका अथवा वाला। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने कह रहा है वो। ठीक है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है वो। आपके 11वें का अथवा प्रश्न है, प्रश्न 11 इसका अथवा वाला है। ठीक है, देखो अपने को साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। एक तो उसने साइन ए का मान पूछ रहा है और एक सेक ए का मान पूछ रहा है, इन दोनों के मान पूछ रहा है वो। और दिया क्या है इसने, दिया क्या है इसने 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। चलो अब अपन जो है इसको ज्ञात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपको ये याद है तो अपन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये साइन ए है और ये क्या है, कोट है। अगर आपको इनका संबंध याद है तो अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो साइन का उल्टा, देखो यहां से कोट निकालूंगा ना मैं, तो ये 15 इधर जाएगा तो बटे में, यानी कि आपके कोट ए का मान आ जाएगा 8/15। ये कोट ए का मान आ गया आपके 8/15। और देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन ए और कोसेक ए, इन दोनों उल्टों का गुणा कितना होता है, 1। वैसे ही आपके टेन ए और कोट ए, ये दोनों भी उल्टे, इनका गुणा भी 1 होता है। वैसे ही आपके कोस ए और सेक ए, ये भी उल्टे हैं, इनका गुणा भी 1 होता है। ठीक है, इनका गुणा भी 1 होता है। और देखो ये 2 सर्व समीका और अगर आप 3 सर्व समीका और आपने ये याद रख ली तो इस सवाल में कुछ नहीं रखा है। एक होती साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर 1 और एक होती 1 प्लस टेन वर्ग ए बराबर आपके सेक वर्ग ए, ये होती है आपके सेक वर्ग ए। और एक होती 1 प्लस कोट वर्ग ए बराबर होती है आपके कोसेक वर्ग ए। बस ये आपके 3 सर्व समीका और 3 ये वाले फार्मूले, 3 और 3 6। अगर ये याद है तो ये सारे मान अपन निकाल सकते। कैसे, देखो तो देखो अपने को साइन का मान चाहिए, साइन का मान चाहिए तो ये कोसेक इधर जाएगा बटे में, तो देखो साइन का मान क्या आएगा आपके, देखो साइन ए का मान आ जाएगा 1/कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए आ जाएगा। और यहां से देखो अगर आप कोसेक निकालोगे तो देखो इधर वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लग जाएगा आपके, तो कोसेक बराबर क्या आ जाएगा आपके, देखो यहां से देखो इधर वर्ग हटाओगे, इधर वर्गमूल लग जाएगा आपके, तो इस कोसेक का मान आ जाएगा देखो आपके 1/√1 प्लस कोट वर्ग ए, 1 प्लस कोट वर्ग ए, ये इसका मान आ जाएगा। देखो 1/कोसेक ए, 1/कोसेक कैसे लिखा मैंने, साइन का मान निकालना है अपने को, कोसेक इधर जाएगा इसके बटे में, 1/कोसेक हो जाएगा। और कोसेक का मान यहां से देखो वर्ग हटाऊंगा, इधर वर्गमूल लगा दूंगा। यहां क्या करूं, वर्गमूल लगा दूंगा, तो कोसेक ए बराबर क्या आएगा, √1 प्लस कोट वर्ग ए। कोसेक ए का मान क्या आ गया, ये देखो अंडर लगा दिया, एक ऊपर वाला ऐसे लिख दिया। अब देखो कोट का मान तो अपन यहां लिख देंगे, ये 1 तो ऐसे लिखा, अंडर भी ऐसे लगाया, 1 भी ऐसे लिखा। कोट का मान देखो आपके 8/15 है, लेकिन देखो इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे अपन। ठीक है, ये वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब देखो अपन यहां पर डायरेक्ट मान रखेंगे इसका। ठीक है, इसका डायरेक्ट अपन हल करके मान रखें, क्योंकि आप ये गुणा भाग जोड़ घटाव आप कर सकते हो, तो आप जो है बहुत इंटेलिजेंट हो इस काम में। ठीक है, अपन इसको जो है डायरेक्ट मान रख देते। देखो यहां पर देखो केवल इसका मान देखता हूं मैं, देखो अंडर वाले का, यहां देखो 1 तो ऐसे लिखा अपन ने, देखो बटे में क्या है 15 और 15 का वर्ग 225 होता है, 225 होता है 15 का वर्ग।
और 225 लघुत्तम लूंगा तो इस 225 का गुणा 1 में करूंगा तो यहां 225 आ जाएंगे, प्लस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा आपके 64। ठीक है, ये ऊपर वाला एक है वो उसको नहीं लिया है अभी अपन ने, ध्यान रखना। और ध्यान दो इधर, यहां देखो अगर जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो रहा है देखो आपके, और ये 8 हो गया और ये 2, और बटे क्या हो रहा है 225, अंडर रूट में रहेगा ये भी। और देखो 289 का वर्गमूल है ये, और इसका मान 17 होगा। और 225 का देखो अभी हाल 15 का वर्ग 225 था, तो 225 का वापस वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 15। तो इसका मान कितना आने वाला है, देखो इस पूरे का मान 17/15, तो इसका मान 17/15 आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको उलट गुणित करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा आपके 15/17, इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया देखो। वैसे अब आपके एक और बचा है देखो, ठीक है, अब आपके एक और बचा है इसमें, कौन सा बचा है देखो, सेक और बचा है आपके। देखो तो देखो आप सेक, देखो आप सेक इससे भी निकाल सकते हो, इससे, ये वाला देखो सेक, सेक मैं तो कहता हूं इससे निकालो, वेरी सिंपल है सेक ये। देखो इधर वर्ग घटाओगे इधर वर्गमूल लगा दो, तो आपके सेक ए बराबर आ रहा है देखो अंडर रूट, क्या आ रहा है देखो 1 + 10² है, 1 + 10² है। और देखो 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, और उल्टों का गुणा हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो देखो 10 आपके क्या है, देखो कोट आपके है देखो 8/15, कोट आपके 8/15, 10 इसका उल्टा है, तो 10 हो जाएगा आपके 15/8। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो आप यहां पर मान, ये अंडर रूट तो ऐसे लिखा अपन ने, ये 1 ऐसे लिखा, प्लस इसका मान देखो लिखेंगे अपन 15/8। देखो इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया अपन ने। अब यहां डायरेक्ट इसका मान आएगा आपके, डायरेक्ट लिखेंगे अपन, यहां पर देखो गुणा भाग आप कर सकते हो। देखो नीचे 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 का इधर गुणा करूंगा 64, प्लस 15 का वर्ग 225, ये अंडर रूट में रहेगा आपके। यहां दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 9 हो रहा है देखो, और 6 और 2 8 हो रहा है, फिर ये 2 हो रहा है, और नीचे 64 आ रहा है, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो अभी हाल निकाला था इसका अंडर रूट, तो अपन ने क्या आया था देखो 17, और 64 का वर्गमूल 8 × 64, 17/8 आ गया इसका मान। साइन ए का मान पूछा था उसने 15/17, और सेक ए का मान आ गया आपके 17/8। ये दोनों आंसर आ गए आपके, देखो ये आपके 11वें का अथवा वाला प्रश्न का आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। यह आपकी 11वें का अथवा था। इसके बाद में देखो 12वां प्रश्न आता है आपके, इसके बाद में आएगा आपके देखो ये 13 पे है 6, तो इसी में रहेगा आपके। बारहवां प्रश्न देखते हैं अपन। देखो एच इसमें ऊपर नीचे है मित्रों, तो मैं इसको निकाल लेता हूं 1 मिनट। 17वां प्रश्न आया भी, आपके 16 है। देखो ये 12वां प्रश्न है आपके इसमें, ये आपके इसमें जो है 12वां प्रश्न आया। देखो क्या कह रहा है, देखो कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र की Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह आपके प्रश्न है, ठीक है, यह आपके प्रश्न है।
देखो आपको दिख रहा होगा क्या है प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है आपके जो है वृत्त की जो है वो क्या पूछ रहा है, देखो आपके त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपके जो है वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है वो। देखो देखते देखिए अपन वृत्त की जो है वो क्या कह रहा है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या अपने को निकालनी है। चलो, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने कह रहा है वो। बहुत ही सिंपल सा है। देखो आपके 12वां प्रश्न, इसको देखते हैं अपन। 12वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12वां क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या उसने पूछी है। तो ये अपन ने देखो वृत्त बना दिया, ये वृत्त है आपके, ये आपके वृत्त है। और वो क्या कह रहा है, एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रहा है वो। ये बिंदु तो क्या दिया है इसने, क्यू नाम दिया है इसको। इस बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो दे रहा है वो 24 सेंटीमीटर दे रहा है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रहा है, वो 24 सेंटीमीटर दे रहा है। इसको अपन ने नाम दे दिया P। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ऐसा कह रहा है। इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वो क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्या जो है, ये वृत्त की त्रिज्या इसने पूछी है। देखो आपको वृत्त की त्रिज्या इसने पूछी है। त्रिज्या क्या है इसकी, ओपी है, ये इसने पूछी है। और PQ का मान दे दिया इसने 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दे दी और इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दे दी। यानी कि आपके OQ का मान दिया इसने 25 सेंटीमीटर। तो देखो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन आंसर निकाल लेंगे। तो ये लिख दिया अपन ने, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पास से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और कर्ण क्या है, OQ। तो ये कर्ण का जो वर्ग होगा, ये शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो OP है और एक PQ है। तो OP का वर्ग और PQ के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। और देखो कर्ण कौन है आपके, देखो OQ का मान दिया था, इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी 25, तो 25 का वर्ग हो जाएगा। और देखो PQ इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है जो कि 24 है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा। और ये तो वृत्त की त्रिज्या है जो इसने पूछी है। और देखो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, और 24 का स्क्वायर आपके 576 हो जाएगा। और ये आपके OP का स्क्वायर। देखो इधर वर्ग घटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे, और यहां इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा, 9 और 4 49 बच रहा। और 49 का वर्गमूल तो आपके कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपके वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। आपके जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपन, 12वें का अथवा वाला। ठीक है, 12वें का अथवा वाला प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल सा है और बहुत सरल प्रश्न है। वेरी IMP प्रश्न है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है इसको। ठीक है, बहुत ही IMP है। क्या कह रहा है, देखो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये आपके 12वें का अथवा वाला है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती, समांतर होती है। ये आपके 12वां प्रश्न क्रमांक 12वां का अथवा है। ठीक है, अपने को सिद्ध क्या करना है कि वृत्त का जो व्यास होता है उसके सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो अपन ने ये वृत्त बना दिए यहां पर।
ये अपन ने क्या किया, यहां पर ये वृत्त बनाया। चलो अपन ने व्यास भी बना दिया, ये अपन ने क्या किया, व्यास भी बना दिया। ये वृत्त बनाया, ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र। ये व्यास के सिरे हो गए दोनों, ये इसके व्यास के क्या हो गए, सिरे। एक सिरा ए है, एक सिरा बी है। ये वृत्त हो गया आपके, ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से जो जीवा गुजरेगी वो वृत्त का व्यास हो जाएगा, और ये दोनों व्यास के सिरे हो गए। अब उसने क्या कहा, व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो क्या होती है आपके, समांतर। एक रेखा तो ये है और एक और रेखा ये है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती, समांतर। इसको नाम दे दिया अपन ने PQ, इसको नाम दिया PQ, और इसको नाम दे दिया अपन ने RS। तो ये वृत्त के जो व्यास है, इसके सिरों पर जो दोनों रेखाएं खींची गई है, ये क्या होती है, समांतर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। चलो तो अपन डायरेक्ट ही हल लिख देते हैं। देखो, इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ठीक है, ये आपके काय का संकेत है, लंब का। ठीक है, ये लंब का संकेत है। तो देखो, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये इस पर लंब होगी। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अपन यहां लिख देते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये क्या होगी, ये आपके क्या होगी, त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा लंब होगी। यहां भी ये त्रिज्या हो जाएगी और ये स्पर्श रेखा लंब होगी। तो आपके ये वाला कोण भी 90 डिग्री का रहेगा, और ये वाला कोण भी क्या रहेगा आपके, 90 डिग्री का। ये इधर वाला कोण भी 90 का रहेगा, इधर वाला कोण भी 90 का रहेगा। ठीक है, दोनों कोण 90-90 के रहेंगे। तो मैं एक तो ये वाला कोण ले रहा हूं, कौन सा, OAP, और एक OBS। दोनों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। तो यहां लिख देते हैं कोण कौन सा ले लिया अपन ने, एक तो OAP और एक OBS, बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। कोण OPA बराबर कोण OBS बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, कारण ये लिख दिया मैंने। ठीक है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और लंब के दोनों ओर बने जो कोण होते हैं वो समकोण 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। आप कोई सा कोण ले सकते हो, चाहे ये दोनों कोण ले लो, चाहे ये दोनों कोण ले लो। इस प्रकार के कोण आ रहे हैं तो, और इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ एकांतर अंतःकोण बराबर है, तो इन एकांतर अंतःकोणों को बनाने वाली रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो लिख देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ एकांतर अंतःकोण बराबर है, क्योंकि यहां एकांतर अंतःकोण बराबर है, अंतः कोण बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनको बनाने वाली रेखाएं कौन सी, एक तो PQ और एक RS है। तो क्या हो जाएगी आपके, PQ समांतर हो जाएगी RS के। और यही तो सिद्ध करना था कि ये वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो क्या होती है, समांतर होती है। ये आपके 12वें का अथवा वाला था, ये इसका हल हो गया, बहुत ही सिंपल सा। हाँ, चलो अगला देखते हैं अपन 13वां प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखो आपके, ये आपके 13वां प्रश्न देखो। 13वां है आपके, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपके 13वां प्रश्न है। अपने को दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दर्शाना है अपने को कि ये क्या है आपके, एक अपरिमेय संख्या है। चलो 13वां प्रश्न देखते हैं अपन। 13वां प्रश्न है आपके, इसको दर्शाना है अपने को। 13वां प्रश्न 13,
प्रश्न 13 क्या है? दर्शाइए, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपने को यह दर्शाना है या सिद्ध करना है, तो आप हल भी ले सकते हो, उत्पत्ति भी लिख सकते हो इसको। तो देखो संख्याएं दो प्रकार की होती है, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। संख्याएं आपके कौन सी होती है? या तो क्या होगी? परिमेय। ठीक है, संख्या आपके दो प्रकार की होगी, या तो क्या होगी? वो परिमेय होगी या क्या होगी? अपरिमेय। संख्याएं आपके दो प्रकार की होगी, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। अगर मान लो परिमेय नहीं है, अगर परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। और अगर अपरिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी? परिमेय। लेकिन अपने को दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय तो है, अपने को सिद्ध करके बताना है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करके बताना है, अपरिमेय तो है लेकिन अपने को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखो अपन इसको क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं, क्योंकि ये अगर परिमेय नहीं निकली तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो अपन इसको कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विरोधाभास उक्ति। उक्ति ना होती विधि, विरोध करने वाली, जो कहे उसका उल्टा कहना। ठीक है, तो अपन ने अपरिमेय सिद्ध करना था, तो अपन ने इसको उल्टा मान लेते हैं परिमेय। 3 वर्गमूल 2 को अपने को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपन परिमेय मान लेते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, अपरिमेय सिद्ध करनी थी और अपन ने परिमेय मान लिया। क्यों? क्योंकि अगर ये परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। तो देखो अब ये परिमेय संख्या है, तो इसको अपन क्या करेंगे? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते क्या? लिखेंगे इसको भाई। माना कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो आपके 3 वर्गमूल 2 के बराबर मैंने a/b मान लिया। ठीक है, ये परिमेय रूप आ गया। क्यों? क्योंकि अपने को अंश और हर दोनों पता नहीं है, तो अपन ने इसको a/b के रूप की मान ली परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय है तो परिमेय रूप में लिखेंगे इसको। ठीक है, a और b के रूप की मान ली अपन ने। मान लो अंश तो a है और हर क्या है? b है। जहां a व b क्या है? धनात्मक है, धनात्मक सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। धनात्मक सहअभाज्य संख्या है, ये अपन ने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है और इसको परिमेय रूप में लिख दिया मैंने। a/b के रूप की सारी संख्याएं क्या होती है? बोलो, परिमेय संख्या होती है। a/b के रूप की परिमेय संख्या होती है। और a और b क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक तो है ही, अपन ने धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक मान लिया। धनात्मक भी है, सहअभाज्य पूर्णांक यानी कि जिसमें किसी दूसरे का भाग नहीं जाता है स्वयं के अलावा। ठीक है, a में a का जाएगा, b में b का जाएगा, इन दोनों में भी एक दूसरे का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि परिमेय है। तो परिमेय संख्याएं देखो, जैसे कि आपके 8/10 थे, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो देखो काटेंगे इसको 2 से, 2 चौक 8 और 2 5 10 हो जाएगा। तो ये सहअभाज्य पूर्णांक आ जाएंगे फिर आप। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इनको क्या मान लिया? धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक मान लिया। इनमें स्वयं के अलावा दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो 4 था तो वो भाज्य पूर्णांक था। ठीक है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था आपके, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो सहअभाज्य संख्या है, अपन ने मान ली धनात्मक सहअभाज्य संख्या है, या पूर्णांक ले लेते हैं अपन। धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक ले लिया अपन ने, पूर्णांक है, धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक ले लिया अपन ने। मतलब ए भी धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है, बी भी धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है।
ध्यान रखना, ए में ए का ही भाग जाता है। देखो एक का सब में जाता है, उसको नहीं लेंगे अपन। ए में ए का भाग जाएगा, बी में बी का भाग जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ही सभाज्य पूर्णांक है। और वैसे भी देखो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे कि अपन ने 2/7 लिखा, ये भी धनात्मक सभाज्य पूर्णांक, ये भी धनात्मक सभाज्य पूर्णांक है, लेकिन ये एक आपके क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है, आपके परिमेय संख्या। तो ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो इसको परिमेय रूप में लिख दिया, a बटे बी के रूप में लिख दिया। चलो यहां से आगे देखते हैं। अगर मैं 3 का गुणा b में करूंगा तो यहाँ 3 भी हो जाएगा, इधर √2 बच जाएंगी। √2 बराबर क्या आ रहा है, a बटे 3b। ये आया आपके, देखो √2 बराबर a बटे 3b आया। लेकिन देखो इन दोनों को तो अपन पहले से ही मान चुके हैं, क्या मान चुके, धनात्मक सहभाज्य पूर्णांक। तो ये तो पूर्णांक है पहले से ही। कौन, ए और बी। ए और बी पहले से ही क्या है, देखो पूर्णांक है। ए और बी तो पहले से ही पूर्णांक है, और 3 भी देखो पूर्णांक आ गया। ठीक है, 3 भी क्या आ गया, पूर्णांक आ गया आपके। लेकिन देखो 3 भी पूर्णांक है, ए बी और 3 पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूर्णांक बटे पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक बटे क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो वो क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। चूंकि ए बी तथा 3 पूर्णांक है, अतः a बटे 3b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये क्या हो जाएगी, आपके परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, दोनों का गुणा होगा, पूर्णांक पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन देखो इधर कौन आ रहा है, देखो √2, और √2 को अपन जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपन जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो क्या है, देखो परिमेय संख्या, और ये क्या है, देखो अपरिमेय संख्या। देखो दोनों बराबर हो गई यहां तो, लेकिन परिमेय और अपरिमेय तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन ये तो दोनों बराबर हो गई। देखो ये वाली तो अपरिमेय है, और ये वाली क्या है, आपके परिमेय, और ये वाली अपरिमेय, दोनों बराबर आ गई। ये किस कारण से संभव हुआ, हमारे गलत मानने के कारण। अपन ने गलत क्या माना, इसको परिमेय संख्या मान लिया। यह परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी, क्योंकि परिमेय नहीं हुई तो अपरिमेय होगी। ठीक है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह असंभव संभव हमारे गलत मानने से हुआ है। गलत क्या माना अपन ने, बोलो, इसको परिमेय मान लिया, परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी। गलत मानने से हुआ है। हमने गलत क्या माना, गलत क्या माना साहब, गलत क्या माना, 3√2 को परिमेय। ठीक है, यह परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होगी। यह परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय नहीं होगी। ये क्या हो जाएगी, आपके अपरिमेय संख्या हो जाएगी, आपके प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका अथवा वाला देखो, बहुत ही सिंपल सा है इसके अथवा वाला। तो
देखो केवल क्या करना है, इसको संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, केवल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। चलो संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 13वां प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है। प्रश्न क्रमांक 13 इसका क्या कौन सा देख रहे हैं, अथवा। 156 जो है इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो ये 156 है, 2 से मैंने विभाजित किया, 2 7 14 और एक बचा और 6 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से किया, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 3 3 9। तो क्या आया देखो, 2 2 बार है तो 2 की घात तो 2 हो गया आपके, 2 की घात कितनी हो गई 2। फिर आया आपके 3, फिर आया आपके 13। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। बस इसको क्या करना था, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना था। ठीक है, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा आपके, 2 की घात 2, 3 गुणा 13 होंगे। ये आ गया आपके इसका आंसर। चलो अगला देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न आया है आपके, देखो इसी क्रम में। प्रश्न क्रमांक 14। चौदहवां प्रश्न क्या है, रेखी समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या आपके दोनों रेखी समीकरण युग्म है, इनको क्या करना है आपको, सिंपल सा है, बस हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, इन दोनों रेखी समीकरणों को क्या करना है आपको, हल करना है। रेखी समीकरण युग्म को हल करना है। क्या कहा उसने, रेखी समीकरण युग्म को क्या कीजिए, हल कीजिए। चलो 14, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और नेक्स्ट समीकरण है आपके 2x प्लस 3y बराबर, 2x प्लस माइनस है, सॉरी आपके यहां पर क्या है माइनस, 3y बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, रेखी समीकरण युग्म को हल कीजिए, हल करना है, बस हल कीजिए भाई। ये दोनों रेखी समीकरण युग्म दिए हैं, इन युग्मों को क्या करना है, हल करना है। तो आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहो तो विलोपन विधि का, कोई सी भी विधि का प्रयोग करो, दोनों ही बहुत सिंपल है। चलो अपन विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से कर रहा हूं। देखो अगर मैं यहाँ 2 है और इसमें 2 से गुणा करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y बचेगा, y का मान आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण आपके समीकरण 1 में से मैं किसको घटा रहा हूं, 2 को। लेकिन पहले क्या करूंगा, समीकरण 1 में मैं 2 का गुणा कर दूंगा ताकि दोनों चरों के x के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर, जैसे यहाँ 2 आएंगे तो। और फिर मैं क्या करूंगा, उसमें से 2 में से 1 को क्या करूंगा, घटा दूंगा, 1 में से 2 को घटा दूंगा, सॉरी। पहले समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद में उसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो चलो 2 का गुणा करो, इसमें x में 2 का गुणा करूंगा 2x हो जाएगा, प्लस y में 2 का गुणा करूंगा 2y हो जाएगा, 5 में 2 का 2 5 10 हो जाएगा। इसमें से अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 को घटा रहा हूं। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको अपन घटा रहे, ध्यान रखना, इसमें से इसको घटा रहे हैं। जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे, ध्यान रखना, आप घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे। तो चलो घटा देते हैं। देखो ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा आपके माइनस का, ये माइनस का तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा आपके माइनस का। प्लस 2x में से माइनस 2x आपके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां देखो आपके क्या हो रहा है, देखो 3y और प्लस का 2y, क्योंकि चिन्ह बदला आपके, तो ये प्लस का 3y हो गया, प्लस 3y प्लस 2y प्लस के 5y हो जाएंगे। और 10 में से 4 घटेंगे, 6 हो जाएंगे। y बराबर निकालोगे तो ये 5 इधर जाएंगे 6 के बटे में। तो देखो आपके एक चर का मान तो आ गया 6/5। अब अपन देखो सबसे सरल समीकरण अपने को 1 दिख रही है, तो ये मान अपन जो है समीकरण 1 में रख देंगे।
ये लिखा अपन ने समीकरण 1 में y का मान रखने, y का मान रख देंगे, y की जगह अपन क्या लिख देंगे यहां पर, y की जगह 6/5, यानी कि x प्लस 6/5 बराबर 5 हो जाएगा आपके, x प्लस 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि 5 में से घट जाएगा, ये 5 में से कौन घट जाएगा आपके 6/5, क्योंकि ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। देखो अपन 5 लघुत्तम लेंगे तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, पचम 25, 25 में से 6 घट जाएंगे, 25 में से 6 घटेंगे तो 19, यानी कि आपके देखो x का मान आ गया 19/5 और y का आ गया 6/5 होगा। अतः रेखीय समीकरण युग्म का हल, युग्म का हल क्या आया आपके, x बराबर 19/5 तथा y बराबर कितना आया 6/5 होगा, 6/5 होगा। ये आपके बहुत ही सिंपल सा हल हो गया, ये आपके इसका आंसर आ गया। देखो अब आपके प्रश्न क्रमांक 14 जो है इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा वाला प्रश्न क्या है, देखो आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है, तो उसे ज्ञात कीजिए। चलो देखते देखते, ये 14 का अथवा वाला प्रश्न था आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, देखो 14 प्रश्न का अथवा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तिगुनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 14 प्रश्न जो है इसका अथवा वाला, 14 का अथवा वाला प्रश्न देख रहे हैं अपन, बहुत ही सिंपल है। देखो दोनों संख्याएं पूछिए, जो पूछा जाता है वो मानते हैं। तो अपन ने मान लिया, माना कि संख्याएं x तथा y है, ये मान लिया अपन ने, माना कि संख्याएं x तथा y है, अपन ने मान लिया, माना कि संख्याएं क्या है, x है और y है। और ध्यान रखना अपन ने देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब एक बड़ी है और एक छोटी है, तो अपन ने x को बड़ा मान लिया और y को क्या मान लिया, अपन ने छोटा मान लिया। x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया, क्योंकि अपने को अंतर क्या कह रहा है, वो 16 है, तो बड़ी में से छोटी भी घटाएंगे तो सुविधा रहेगी। अपन अब दोनों का अंतर निकाले, क्योंकि उसने अंतर क्या कहा है, 26 है, 16 नहीं है, सॉरी 26 है। तो देखो इनका अंतर 26 है, मतलब बड़ी में से अपन छोटी घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा, और अंतर कितना दे रहा है, वो 26। आपकी एक समीकरण ये आ गई। नेक्स्ट क्या कहा उसने, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसा कह रहा है वो। एक संख्या जो है, मान लो ये बड़ी वाली होगी, छोटी की 3 गुनी होगी, एक x है और एक y है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो बड़ी वाली हो सकती है छोटी वाली की तिगुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो अपन ने y में 3 का गुणा करेंगे, x आ जाएगा। आप चाहो तो ये प्लस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा आपकी माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यह आपके समीकरण 2 हो गई। चाहो तो देखो आप इसको विलोपन विधि से कर लो। ठीक है, ये समीकरण 2 में जो x का मान है, x का मान क्या है 3y, इसको आप समीकरण 1 में रख दो। ये क्या हो जाएगी आपके प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का अर्थ है रखना, मान को रखना, एक चर का एक समीकरण से दूसरी समीकरण में मान को प्रतिस्थापित करना या रखना क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो अपने समीकरण 2 से x का मान ज्ञात है अपने को, देखो इससे x का मान यही आएगा, क्योंकि माइनस का 3y इधर जाएगा प्लस का 3y। तो अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर
करने पर, प्रतिस्थापित करना यानी कि क्या होता है आपके रखना होता है। तो चलो इस समीकरण से x का मान यहाँ रख देंगे। देखो इस समीकरण से x का मान निकालूंगा तो माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का 3y, यानी कि x बराबर क्या हो जाए 3y। तो x की जगह 3y लिख देंगे, इस x की जगह, इस x की जगह क्या लिख देंगे 3y। तो यहाँ 3y लिख दिया देखो मैंने, ये माइनस y बराबर 26, माइनस y बराबर 26 हो गया। देखो 3y में से 1y घटेगा तो आपके क्या हो जाएगा 2y, 2y बराबर क्या हो जाए 26। ये 2 इधर जाएगा बटे में, यानी कि 2 से ये कट जाएगा। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो आपके y बराबर कितना आ गया 13। y बराबर कितना आ गया आपके 13। देखो एक तो 4 आ गया। देखो इसमें y का मान रखोगे आपके x का भी आ जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखो यही 2 है और यही 2 है, ध्यान रखना है दोनों 2 ही समीकरण है, क्योंकि इसी का ये समीकरण रूप है। ठीक है, अब हमने 0 के बराबर कर लिया, बस और कुछ नहीं किया है। दोनों चरों को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ किया। तो देखो y की जगह क्या लिख देंगे अपन 13 लिखेंगे यहाँ, तो क्या आ जाए x बराबर 3 गुणा 13। y की जगह अपन ने वहां से ये 13 लिख दिया, इसमें y की जगह y का मान 13 लिख दिया। तो देखो 13 39 हो जाएंगे। तो ये दोनों संख्याएं आ गई आपके 13 और 39। अतः संख्याएं 39 और 13 या 13 और 39 होगी, कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, क्योंकि यहाँ बड़ी पहले और छोटी बाद में लिख रखी है, तो आप भी बड़ी पहले छोटी बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अतः संख्याएं 39 व 13 होगी। आप 13 और 39 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन छोटी पहले लिख दी बड़ी बाद में लिख दी। यह आपके 14वां प्रश्न का अथवा वाला था। अब आता है देखो आपके प्रश्न क्रमांक 15वां। प्रश्न क्रमांक 15वां क्या है देखो आपके, ये है देखो प्रश्न क्रमांक 15वां, समांतर श्रेणी से संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो 15, किसी एपी का 17वां पद उसके 11वें पद से 7 अधिक है तो सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर पूछा है उसने, प्रश्न क्रमांक 15वां है, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद 11वें पद से 7 अधिक है। 17वां जो पद है 11वें पद से 7 अधिक है, तो सारवांतर ज्ञात कीजिए। यह आपके 15वां प्रश्न है। देखो बहुत ही सरल है। 15वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15वां क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद, देखो 17वें पद को A17 लिखते हैं, और ये क्या कह रहा है कि 15वें पद को A15 लिखेंगे। 17वां पद 15वें पद से कितना अधिक है, बोलो वो क्या कह रहा है 7 अधिक है। ठीक है 7 अधिक है। एक एपी का 17वां पद 15वें पद से 7 अधिक था, ये 7 अधिक था, अगर इसमें 7 जोड़ूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। लेकिन देखो एनवा पद निकालने का तो ये सूत्र है आपके, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। अब मैं एक तो 17वां और एक 15वां पद लिख रहा हूं। देखो पहले मैं 17वां पद लिखूंगा, देखो एनवे पद के लिए यहाँ एन आ गया, तो 17वें पद के लिए यहाँ 17 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस 17 माइनस ए गुणा क्या हो जाएगा डी। फिर देखो एक में 15वां पद निकालूंगा, तो 15वें पद के लिए यहाँ क्या आ जाएगा ए 15, और देखो यहाँ एन है तो यहाँ एन, यहाँ 15 है तो यहाँ 15, यहाँ 17 है तो यहाँ 17, 15 आ रहा है तो यहाँ 15 आ जाएगा, ए प्लस 15 माइनस ए गुणा क्या हो जाएगा आपके डी। तो ये दोनों पदों के मान लिख देते हैं अपन। एक तो 17वें पद का मान तो मैं यहां से ये लिख रहा हूं, देखो a प्लस, देखो 17 में से 1 घटा 16 डी हो गया, बराबर आ रहा देखो 15, a 15 का मान a प्लस 15 में से 1 घटा 14 डी, तो a प्लस क्या हो रहा है आपके 14 डी, और ये प्लस का 7 तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया। अपन देखो अब a और d की संख्या तो इधर रख रहा हूं मैं, और बिना ए और डी की इधर रख रहे हैं, तो ये ए इधर है, देखो ये 16 डी भी इधर है,
ये प्लस का है, इधर आया माइनस का है, प्लस का 14d, इधर माइनस का 14d, इधर केवल 7 बच जाएंगे। देखो प्लस ए में से माइनस ए घट गया, 16d में से 14d घटेंगे तो आपके 2d बच जाएंगे, और इधर कितना बचा 7। 16d में से 14d गए तो 2d बच गए, इधर 7 बचे, 2 इधर जाएंगे तो बटे में 7/2। तो ये आपके देखो सारवांतर आ गया, सारवंतर जादूमंतर छुमंतर आ गया आपके, ठीक है। ये आपके आ गया सारवंतर जादूमंतर छुमंतर। आप सोच रहे हो सर आपको दौरे पड़ने लग गए, ठीक है मित्रों, आपको लग रहे हैं तो बिल्कुल सही लग रहा है, दौरे पड़ रहे हैं तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपके सारवंतर पूछा था इसने, तो अपन ने लिख दिया देखो सारवंतर। अतः सारवंतर, अतः सारवांतर t बराबर आपकी कितना आ जाएगा 7/2 होगा, 7/2 होगा। ये आपके क्या आ गया सारवांतर। 15वां प्रश्न था ये। चलो 15वें प्रश्न का आप अथवा वाला देखते देखिए अपन, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, पी 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 10 स्टार्टिंग वाले 10 पदों का योग जो है पूछ रहा है। आपके प्रश्न 15 इसका अथवा वाला पूछ रहा है आपके। एपी क्या दे रखी इसने, 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग। 10 पदों का योग यानी कि एस 10 का मान पूछ लिया है। इसने क्या पूछा है, एस 10 का मान पूछा है। सिंपल सी बात है, 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग पूछ रहा है, मतलब 10 पदों का योग यानी कि आपके एस 10 का मान पूछा है। तो चलो 10 पदों के योग का देखो, योग का 2 सूत्र आता है इसमें। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, और एक और ये सूत्र एस एन बराबर n/2 a प्लस an। लेकिन देखो ये एनवा पद है तो ये एन पदों का योग है तो ये एनवा पद आएगा। तो देखो यहाँ 10वां पद निकालना, तो यहाँ 10वां पद चाहिए तब ये लगा सकते हैं, तो अपन ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। तो इस सूत्र को लगाएंगे अपन। तो देखो यहाँ पर ये पहला पद हो गया आपके a बराबर तो हो गया आपके 2। फिर देखो सारवांतर निकालेंगे तो अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा दूंगा, यानी कि 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। प्रथम 10 पदों का योग पूछा है तो n का मान क्या हो जाएगा आपके 10। प्रथम 10 पदों का योग पूछा है तो n का मान 10 हो जाएगा, और s 10 का प्रथम 10 पदों का योग पूछा है यानी कि s 10 का मान अपने को निकालना है। तो चलो 10 पदों के योग के लिए ये n पदों के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। इसका प्रयोग कर लेते हैं अपन। चलो सब मान, ये 10 पदों का योग है तो s 10 लिख देंगे, ये लिखा अपन ने s 10। भाई 10 पदों का योग है तो n का मान 10 हो गया, 10/2 हो जाएगा। ये 2 ऐसे लिखा, a का मान 2 है, ये लिख दिया 2। 10 के लिए 10 - 1 हो गया, और सारवंतर जादूमंतर छूमंतर आपकी कितना है देखो 5 आ रहा है, ये लिख दिया 5। यहां 2 से इसको काटेंगे, 2 5 10, और यहां देखो आप ये 2 दूना 4 हो गया, ये तो कितना हो गया 4, और यहां देखो 10 में से 1 घटेगा 9, 9 5 45 हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 4 + 45 हो रहा है। 2 दूना 4 + 45 हो रहा, क्योंकि 10 में से 1 घटा 9, 9 5 45, 45 और 2 दूनी 4, 45 और 4 कितने होते हैं बोलो, 45 और 4 कितने हो जाएंगे आपके बोलो। 45 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 49, मतलब इसमें अपन 5 से गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाए 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 20 और 4 24, 245 आ जाएगा आपके 10 पदों का योग जो रहेगा, प्रथम 10 पदों का योग किया। अतः एपी के प्रथम 10 पदों का योग, 10 पदों का योग
245 होगा। होगा। एपी के प्रथम 10 पदों का योग आपके कितना हो जाए? 245। चलो अब 16वां प्रश्न आता है आपके, देखो बहुत ही सरल सा प्रश्न है 16वां। इसने आकृति दे रखी है, 16वें प्रश्न में आपके आकृति दे रखी है और उसने कहा भी है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। 16वां प्रश्न देखो आपके, एक तो डीसीओ का मान पूछा है, देखो डीसीओ, एक तो ये वाला कोण पूछ रहा है इसने, और एक डीओसी का मान भी पूछा है इसने, डीओसी ये वाला कोण भी पूछ रहा है, और एओबी का मान भी पूछ रहा है, एओबी ये वाला कोण भी पूछ रहा है। 3 कोण इसने पूछे इस आकृति में। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। और बीओसी और सीडीओ का मान 70 दिया। देखो इसने, मैं यहां पर बना देता हूं आपके, क्लियर दिखे ताकि। 16वां प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 16। देखो प्रश्न क्या है, ये यहां पर इसने एक फिगर दी है, इसने एक चित्र दिया है। देखो इस प्रकार से 2 रेखाएं हैं यहां पर, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है। इस प्रकार से 2 रेखाएं हैं और यहां पर बीच में एक त्रिभुज बन रहा है। देखो इस प्रकार से दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इस प्रकार से। यहां पर इसने नाम दे रखे हैं, ए यहां दिया है इसने, ये बी है, ये दोनों का कटान बिंदु ओ है, और इसने इसको नाम दिया सी और डी। इस आकृति में क्या कह रहा है कि आपके ओडीसी और ओबीए दोनों समरूप है। क्या कहा इसने? ओडीसी, आपके ओडीसी, देखो ये ओडीसी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ओडीसी समरूप है। त्रिभुज देखो ये ओडीसी ओबीए के या ओएबी के समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ओबीए, ये आपके ओडीसी जो त्रिभुज है ये ओबीए के समरूप है, ऐसा कह रहा है। और देखो कोण बीओसी का मान दिया है, कोण बीओसी का मान दिया है इसने 125 डिग्री। ये देखो आपके बीओसी ये वाला जो कोण है ये वाला दिया है 125 डिग्री। फिर क्या दिया है इसने? सीडीओ 70 डिग्री। ये सी, ये डी, ये ओ, ये वाला जो कोण है ये 70 डिग्री दिया है। कोण सीडीओ ये 70 डिग्री दे रखा है इसने। और 3 कोणों का मान पूछा है इसने, एक तो डीओसी कोण पूछा है, और चलो तीनों कोणों को एक साथ लिख देता हूं मैं। एक तो डीओसी कोण पूछा है, एक कोण पूछा है डीसीओ, और एक और कोण पूछा है ओएबी। इन तीनों का मान अपने को निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन सा? एक तो ओडीसी और एक ओबीए, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और क्या कह रहा है वो? बीओसी का मान, बीओसी का मान 125 डिग्री और सीडीओ का मान 70 डिग्री है। सीडीओ का मान 70 डिग्री है। तो एक तो डीओसी पूछा है, देखो इसने डीओसी, एक तो ये वाला कोण पूछ रहा है, ये कोण कितने डिग्री का होगा? डीओसी का मान कितना होगा? एक पूछा है डीसीओ का, एक तो डीओसी और एक डीसीओ का, ये वाला मान पूछ लिया। और ओएबी का मान भी पूछा है, ओ ए और बी इस कोण का मान भी पूछ रहा है। ओएबी का मान कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, देखो ये इसके समरूप होगा, ये इसके समरूप होगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये निकाल लो पहले। तो देखो पहले ये वाला कोण निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि पहले ये डीओसी का मान पूछा है इसने, डीओसी। तो देखो इन दोनों कोणों का योग 125 है, इन दोनों कोणों का योग 180, सॉरी, क्योंकि एक ऋजुरेखी कोण बन रहा है। ये दोनों कोण मिलकर कौन सा? एक तो बीओसी और एक डीओसी, दोनों मिलकर 180 के। इसमें से इसका कितना? 125 घटा देंगे 180 में से, तो इसका आ जाए किसका? डीओसी का। तो देखो हल,
हल डायरेक्ट अपन किसका लिख रहे हैं, देखो डीओसी कोण का मान लिख रहे, डीओसी कोण का, कौन से का, डीओसी का मान। तो ये पूरा 180 में से ये बीओसी घटा देंगे, यानी कि 125 घटा देंगे। 180 में से किसको घटा देंगे अपन, बीओसी को। और देखो बीओसी 180 तो ऐसे लिख दिया, और बीओसी का मान तो इसने दिया है कितना, 125। तो अपन जैसे ही 125 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, इधर 7 बचे 2 गया 5, 55 डिग्री आ जाएगा। ये पहला वाला आंसर आ गया। दूसरा देखो डीसीओ, ये आपके डीसीओ इसका मान, लेकिन इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, यानी कि 180 में से ये दोनों कोण घटा दो, सिंपल सा डीसीओ आ जाएगा। कोण कौन सा आ जाएगा, डीसीओ, डीसीओ, ठीक है। 180, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 180 में से ये दोनों कोण घटा रहा हूं मैं। कौन कौन से, एक तो डीओडीसी, ठीक है, ओडीसी, ये वाला कोण देखो सीडीओ, एक तो ये वाला कोण घटा देंगे, और एक कौन सा हो जाएगा आपके डीओसी, कोण घटा देंगे अपन डीओसी, ये दोनों कोण घटाएंगे। लेकिन देखो डीसीओ का मान देखो आपके, ये आपके देखो डीसीओ का मान, सीडीओ का मान देखो, सीडीओ का तो इसने 70 डिग्री दिया है, सीडीओ का मान 70 डिग्री, यहां 70 लिख देंगे, और डीओसी का मान अपन निकाल चुके 55। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो देखो ये 5 और 7 5 12, 125 हो रहा है, तो 125 घटा दो इसमें से। देखो जब 180 में से 125 घटाए 55 बचा, तो यहां भी कितना आएगा, देखो 55 ही बचेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ यहां भी आपके कितना आ रहा है, आपके यहां भी दोनों का जोड़ जो है वापस 125 हो रहा है, तो वापस ये भी कितना आ जाएगा आपके 55 डिग्री, ठीक है। ये वाला भी कितना आ गया आपके 55 डिग्री आ गया। ये वाला कोण जो रहेगा ये भी आपके 55 डिग्री आ गया। कौन सा, देखो अब दो कोण याद हो ज्ञात हो गए अपने, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब OAB का मान चाहिए, OAB और आपके DCO दोनों बराबर रहेंगे। कोण क्या हो जाएगा आपके OAB, ठीक है, OAB और OCD या DCO बराबर रहेंगे, लेकिन DCO का मान तो कितना है बोलो, ठीक है, आपके देखो DCO ये वाला कोण है, DCO का मान निकाल चुके, देखो DCO का 55, ये भी आपके कितना आ गया 55, तीनों ही कोण 55 55 के आ गए आपके। देखो ये वाला आपके लास्ट वाला मान, तीनों ही कोण 55 55 डिग्री के आ गए आपके। चलो नेक्स्ट सवाल देखते, बहुत सिंपल था। 16वां का आपके जो है अथवा वाला प्रश्न देखते, देखिए ये है, देखो यहां पर अथवा वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो ये दोनों सर्वांग सम है। देखो आपके ABE और ACD, ABE और ACD ये आपके दोनों सर्वांग सम है, और ADC आपके ADC और ABC दोनों समरूप होंगे, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं, ठीक है, चलो देखते, देखिए 16वें का अथवा प्रश्न 16 है, इसका अथवा वाला प्रश्न देखते, देखिए क्या है। देखो ये आपके त्रिभुज ABC है, ऐसा दिया है इसने, और इस प्रकार से उसने यहां पर ये D रेखा दी है, इसको इससे मिलाया गया है, इसको इससे मिलाया गया है, और इसको नाम दिया है इसने D, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके एक तो ये वाला त्रिभुज समरूप है, कौन सा, ABE, ये सर्वांग सम है ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये उसने दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम है,
त्रिभुज किसके, देखो ये आपके ए बी ए सी डी के सर्वांग सम है, ए सी डी के सर्वांग सम है दिया इसने। और देखो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये आपके एडी जो त्रिभुज है ये एबीसी के क्या होगा, समरूप होगा। एडी एबीसी के समरूप होगा। त्रिभुज एडी समरूप होगा किसके, बोलो एबीसी के। ये एडी जो त्रिभुज है ये एबीसी के क्या होगा, समरूप होगा। मैं एक बार इसको झूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये आपके प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी डी, देखो ए बी ई और ए सी डी दोनों सर्वांग सम है, तो दर्शाइए कि ए डी ई और ए बी सी, ये ए डी ई और ए बी सी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। इनको समरूप बताना है आपको, ये ध्यान रखना। चलो देखो इसको क्या कह रहा है कि एक तो ये त्रिभुज ए बी ई और एक ए सी डी, ये दोनों तो सर्वांग सम है ऐसा कह रहा है। और ये वाला त्रिभुज ए डी ई और एबीसी दोनों समरूप है, ये अपने को सिद्ध करना है। ये दोनों क्या है, समरूप है, ये अपने को सिद्ध करना है। लेकिन देखो आपके ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर हो जाएगी। देखो हल, देखो हल बहुत ही सिंपल है इसका, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, देखो सर्वांग सम है, दिया है अपने को इसने, तो ठीक है। ये वाला उसने दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपके सर्वांग सम है, तो ये अपन ने लिख दिया। देखो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, देखो सर्वांग सम है आपके, ये इसने दिया है अपने को कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपके सर्वांग सम है। हल देखो आपके, ये प्रश्न का आंसर तो आपके यहीं से, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। लेकिन देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज की ये बड़ी वाली भुजा इसकी बड़ी वाली भुजा के बराबर होगी, यानी कि ए बी और ए सी क्या होगी, बराबर। आपके क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। तथा देखो इस त्रिभुज में आ रही है ये, और ये इसमें आ रही है, तो दोनों क्या होगी, बड़ी बड़ी भुजाएं दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात देखो इस त्रिभुज की ये छोटी वाली भुजा ए, इस त्रिभुज की तो ए, और इस त्रिभुज की ए डी भी क्या होगी, बराबर, ठीक है। कौन सी आपके, इसकी ये वाला त्रिभुज लोगे आप तो इसकी तो कौन सी हो जाएगी, ए, और इस वाले त्रिभुज की ए डी, ए बराबर ए डी हो जाएगी, ए बराबर क्या हो जाएगी आपके ए डी। लेकिन दोनों बराबर है, देखो इनका अनुपात निकालो ना, ए बी इसके बटे में ए सी लाओ, तो इधर क्या बचेगा, एक, क्योंकि इसका गुणा इधर कर दिया। तथा अगर यहाँ ए के बटे में भी आप ये ए डी लाओगे तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि ये अनुपात तो बराबर हो गया आपके, ठीक है ना। ये अनुपात क्या हो गया, बराबर। आप चाहो तो इसमें इसका भाग भी लगा सकते हो, संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक, इससे ये ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इसमें इसका या इसमें इसका भाग लगा दो आप, तो अगर इसमें इसका भाग लगाओगे तो क्या आएगा, देखो ए ई इसके बटे में क्या आ जाएगी आपके ए बी, और इधर ए डी इसके बटे में क्या आ जाएगी, ए सी होगी। तो ये संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। और देखो ये ए कोण इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। तो देखो इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखो एडी के बटे में ए बी आ रहा है, एडी के बटे में ए बी आ रहा है, ए के बटे में ए सी आ रहा है, और इनके दोनों के बीच का ये कोण भी क्या है, बराबर है। एडी बटे ए बी, ए बटे ए सी, और इनके बीच का कोण भी बराबर है। तो इसको कौन सा समरूपता नियम कहते हैं, भुजा कोण भुजा,
ठीक है, ये कौन सी सर्वांग समता होगी? देखो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण भी बराबर है, तो इसको कहते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? एक तो है आपके एडीई और एक एबीसी। ठीक है, आपके कौन सा यही दिया है, एडीई समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? एबीसी के। यही तो अपने को सिद्ध करना था, बहुत ही सरल था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यहाँ से आगे जो है अपन अगले वीडियो में देखेंगे।